मैं अंजलि पटेल एनडी न्यूज़ टीम के साथ अभी हम मौजूद हैं फतेहपुर के रामनगर कॉलोनी में और हम यहाँ हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री के साथ वार्तालाप करने आए हैं। अभी जो यूक्रेन और रूस मामले में कुछ विवाद चल रहा है, सर परिचय दीजिए अपना। मैं वीरेंद्र पांडे विश्व हिंदू परिषद का प्रांत मंत्री हूँ। सर हम लोग एनडी न्यूज़ टीम से हैं और आपसे एक ये जो रूस और यूक्रेन में बहुत सारे विवाद और ये विश्व युद्ध जैसे मामले दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग इसमें आपसे ये बात करने वाले हैं। हमारे बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट वहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको भारत सरकार अभी वापस सुरक्षित लाएगी या नहीं लाएगी, या किस प्रकार से उनको सही समय सुरक्षित लाया जाए, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो बड़ा सरगर्मी से चल रहा, पूरी दुनिया कह रही भारत एक शक्तिशाली देश है और भारत को इस बड़े युद्ध में अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, जिस पर यूक्रेन ने भी ऐसी अपेक्षा अपने राष्ट्र के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रश्न किया, आप अपना निर्णय दीजिए और अपना मत स्पष्ट कीजिए। इस दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए मोदी जी और भारत एक ही है। भारत एक सहिष्णु देश है, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते शांतिप्रिय देश है। भारत दुनिया में कहीं भी खून खराबा ना हो, कहीं पर भी शस्त्रों का प्रयोग ना हो, कहीं पर आतंकवाद ना हो, ऐसी परिकल्पना पाषाण काल से कर रहा है। भारत की सदैव से अहिंसा परमो धर्मों की नीति रही है, तो अगर हमारे स्टूडेंट सही सलामत वापस नहीं आते हैं या सपोज उनको कोई हानि होती है, तो क्या भारत आक्रामक रूप ले सकता है यूक्रेन के ऊपर? भारत का राजनीतिक पक्ष सफलतापूर्वक यूक्रेन में फंसे हुए विद्यार्थी ही नहीं, अपने इंजीनियर भी हैं और उद्योगपति भी हैं, ऐसे सभी लोगों को वो सुरक्षित भारत लाने की भागीरथ और सफल प्रयास कर रहा है पोलैंड के रास्ते से। और ये कहा है कि हम आज भी 2 फ्लाइट यूक्रेन से आई हुई हैं और आकर के उन्होंने कहा ऐसा कि मैं 3 दिन के अंदर मैं निश्चित रूप से भारत में सभी लोगों को ले आऊँगा। वो लोग जो फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं वो लोग भी दोषी हैं। वो लोग इसलिए दोषी हैं कि भारत के राजदूत जो यूक्रेन में हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था। उन्होंने कहा था ऐसी बात कि कोई भी व्यक्ति जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन को छोड़ दे, जो कि बड़ा हमला किसी न किसी देश के द्वारा होने वाला है, रूस के द्वारा होने वाला है। लेकिन इन लोगों ने घर के अंदर घुस कर के गूगल में, मोबाइल में और इसी प्रकार से रह के मस्ती करते रहे। इन्होंने लापरवाही किया कहीं ना कहीं, परंतु फिर भी एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती, देश की जिम्मेदारी हो कि दुनिया के किसी भी देश में हमारे देश का नागरिक अगर है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उसकी सुरक्षा की चिंता करें। सर यूक्रेन के मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि अगर मोदी जी चाहेंगे, मोदी जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, बहुत बड़े नेता हैं, अगर वो चाहें तो ये विश्व युद्ध जैसी समस्याएं या विश्व युद्ध जैसे विवाद रुक सकते हैं। क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम आपको एक जानकारी देते हैं, यूक्रेन कहीं पर भी भारत का पक्ष नहीं लिया है। जी सर, रूस हमेशा से सहयोगी देश रहा है अपने भारत का, उसके बहुत सारे हमारे व्यापारिक संबंध भी हैं। तो क्या लगता है ऐसे में भारत रूस का साथ देगा या उसे यूक्रेन जैसे कमजोर देश का साथ देना चाहिए? देखिए, रूस के और भारत के परंपरागत संबंध हैं, चाहे सामरिक संबंध हो, चाहे व्यवसायिक संबंध हो, और अंतरात्मा के दोनों देशों के बहुत पुराने संबंध हैं जो एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। दोनों देश, दोनों सक्षम देश हैं और यूक्रेन ने भारत की कभी मदद नहीं की है। कभी चाहे परमाणु नियंत्रण का मामला रहा हो, चाहे परमाणु का जब विस्फोट हुआ तो उसमें प्रतिबंध लगने की जब बात आई, तो अमेरिका के साथ और नाटो देशों के साथ यूक्रेन खड़ा होकर के सबसे पहले स्टेटमेंट दिया कि भारत पे पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और आज भी पाकिस्तान के तमाम सामरिक शक्तियां जो निर्माण हो रही, चाहे मिसाइल हों या परमाणु शक्ति हो, उन पर यूक्रेन सहयोग कर रहा है। कश्मीर मुद्दे को लेकर के भी यूक्रेन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। इन परिस्थितियों में फिर भी भारत की सहिष्णुता देखिए, वो रूस के साथ एकदम खड़ा नहीं है। उसने ये कहा है कि युद्ध किसी भी देश का या किसी भी संस्कृति का या किसी भी विचार का ये आखिरी नहीं होता है। बात टेबल टॉक करें और आपस में बातचीत करें, इसमें क्या होता है, पूरी दुनिया प्रभावित होती है और निर्दोष देश की जनता हताहत होती है। भारत की सहिष्णुता देखिए, उसकी महानता देखिए कि आज भी वो तटस्थ बना हुआ है, किसी देश के प्रति वो विशेष अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। लेकिन भारत को चाहिए
जहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की एक मान्यता है, विश्व हिंदू परिषद ऐसा चाहता है। यूक्रेन ने भारत की कहीं पर मदद नहीं की है, चाहे युद्ध की बात रही हो और चाहे दुश्मन देश पाकिस्तान की बात रही हो या पोखरण के परमाणु एक्सपेरिमेंट प्रयोग की बात रही हो। यूक्रेन सदैव हमारे विपक्ष पे खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी भारत के राजदूत ने, विदेशी राजदूत ने, भारत के गृह मंत्रालय ने, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, युद्ध किसी भी समस्या का निदान नहीं होता है। इसलिए आपस में रूस और यूक्रेन बैठ करके उसका निर्णय लें और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और मैं एक आखिरी बात, यूक्रेन को जो आज इस युद्ध में झोंकने का जो कार्य किया है, ये रूस ने नहीं किया है। यूक्रेन को गलतफहमी हुई नाटो देशों से और अमेरिका ने उसको ऐसा कुछ बरगला करके कहा कि तुम लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनको रूस को समाप्त करना है। ये बड़े देश हैं, इनको अपने शस्त्र बेचने होते, इसलिए किसी न किसी देश से, किसी न किसी बड़े देश से उलझा करके युद्ध की प्रक्रिया निरंतर चलाए रखने में ऐसे में तो देखा जाए अमेरिका से भी हमारे अच्छे संबंध हैं और रूस से भी हमारे अच्छे संबंध, दोनों से हमारे व्यापारिक और राजनीतिक दोनों तरह के संबंध हैं। तो अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है या इसमें रोकथाम नहीं होती तो क्या लगता है, भारत रूस का साथ देगा या यूक्रेन का साथ देगा? हम आखिरी दम तक युद्ध नहीं होने देंगे और आखिरी दम तक हम तटस्थ रहेंगे। इसके बाद भारत को निष्पक्ष नीति अपनानी चाहिए या खुलकर किसी एक देश का समर्थन करना? एकदम हम निष्पक्ष रहे हैं और युद्ध और खून खराबा के कभी पक्ष में नहीं रहे। हम अहिंसावादी हैं और भारत अब अपनी सुरक्षा करना जानता है, भारत अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है और तब की तब है। तब देखते हैं क्या कौन सा देश हमारे लिए। और लोग फंसे हुए हैं, बाहर पढ़ाई के लिए गए हैं, कुछ इंजीनियरिंग के लिए, कुछ मेडिकल, ज़्यादातर तो मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए हैं। तो क्या लगता है वो जो लोग बाहर गए हुए हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए, क्या उन्हें अपने देश भारत पर भरोसा नहीं है? अपने देश भारत की मेडिकल व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है? नहीं, भरोसा देखिए होता क्या है, किसी भी देश की जो मेडिकल जैसे भारत की कठिन है, इसके बाद अपना यूक्रेन है, रशिया है, यहाँ पर कड़े एग्जाम कम होते हैं, इसलिए वो आसानी से MBBS कर लेते हैं। इसी का परिणाम है कि वहाँ के MBBS करने के बाद भी भारत में एक परीक्षा होती है, उसको पास करना होता है। तो कम यहाँ की जो कठिन समस्या है, यहाँ ज़्यादा नीट की परीक्षा कठिन होती है, इसको पास करना पड़ता है और जो सभी बच्चे नहीं पास कर पाते, इसलिए वो शिक्षा यहाँ की ज़्यादा कठिन है, ज़्यादा मेडिकल की उच्च शिक्षा है, इसलिए बच्चे उसको पास नहीं कर पाते हैं। इस कारण से ऐसा होता है। तो तमाम हमारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, विदेश के बच्चे लाखों बच्चे हमारे देश में पढ़ते हैं। ये तो एक आपस का तालमेल, आपस का कोई कहाँ का अच्छा है, कोई कहाँ का सूटेबल है, ये व्यक्तिगत मामला होता है। तो अपने यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। मेडिकल की परीक्षा, मेडिकल का स्तर हमारे यहाँ का ज़्यादा अच्छा है, इसलिए जो ब्रिलियंट स्कॉलर बच्चे नीट की परीक्षा पास कर लेते हैं वो बच्चे भारत में रहते हैं। और जो बच्चे ऐसा अक्षम होते हैं, वो जिनके परिवार के लोग सक्षम होते हैं पैसा खर्च करने में, वो यूक्रेन और रशिया जैसे देश में जाकर के पढ़ते हैं। और भारत एक सक्षम देश होने के नाते उस विदेश में फंसे हुए जो आना चाहते हैं उनकी निरंतर व्यवस्था हो रही। और स्टेटमेंट भी अभी जारी किया कि कोई भी भारतीय बॉर्डर पे बिना अनुमति के ना आए, जहाँ पर है वहीं उनको सूचना दी जाएगी, वो अपना रजिस्ट्रेशन जो अपना विदेश विभाग है वहाँ पर कराएं और करा करके वो जहाँ आना चाहते हैं वो आएंगे। और सब 2-3 दिन के अंदर सारे यूक्रेन के लोग भारत में वापस आ जाएंगे। जब हम खाड़ी देशों से ले आए, जहाँ पर कि राइफल की नोक पर थे सभी लोग, जिनकी मृत्यु निश्चित थी, ले आए हम अपनी कूटनीतिज्ञ अपनी शक्ति के दम पर, तो वहाँ तो हम सामान्य हैं, वहाँ के लिए कोई समस्या नहीं, सभी लोग आएंगे। मैं इस आप सबके माध्यम से, इंडियन न्यूज़ के माध्यम से आप सब जो गार्जियन हैं उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ, सभी लोग आश्वस्त रहें। भारत एक शक्तिशाली देश है और भारत एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, भारत एक शक्तिशाली सरकार है। वो भी दुनिया के किसी भी स्थान पर, देश पर जो विदेश में फंसे हुए लोग हैं उनको लाने में सक्षम है और सफलतापूर्वक प्रयास हो रहा है। सभी बच्चे अपने घर को आ जाएंगे। जैसे कि इस समय सारे देश माननीय प्रधानमंत्री जी के देख रहे हैं कि जो युद्ध हो रहा है ये हस्तक्षेप कर रहा है। ये सही है, भारत अब एक सक्षम देश बन गया है, लेकिन भारत कभी नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। और भारत कूटनीतिक देश है,
भारत सामरिक शक्तिशाली देश है, परमाणु शक्तिशाली देश है। इस नाते रूस हमारा पुराना मित्र है, यूक्रेन हमारा कभी मित्र नहीं रहा। लेकिन मैं भारत सरकार की जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, वो शालीनता और अहिंसा परमो धर्मः का पाठ, हम गौतम बुद्ध के शिष्य हैं, गौतम बुद्ध के देश में रहते हैं। हम जैन धर्म का जो के अनुयायी हैं। हम सब लोग अहिंसा का जो है सम्मान करते हैं, हिंसा का हम आदर नहीं करते कभी भी। इसलिए मेरा आप सबको ये विश्वास दिलाना है कि हम आखिरी सांस तक युद्ध नहीं पसंद करेंगे और युद्ध नहीं भी होने देंगे। परंतु जब आखिरी मुहावरे पर हमारा खड़ा होगा तो हम सबसे पहले अपने देश और रूस या यूक्रेन जैसे देश पे फंसे हमारे नागरिक, उनकी चिंता करेंगे, फिर अपने देश की चिंता करेंगे। इसके बाद फिर निर्णय लेते हैं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और निर्णय भी अगर होगा तो तटस्थ निर्णय होगा, किसी देश के प्रति नहीं होगा। और इसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो नाटो देश मिल करके, यूरोपीय कंट्री इवन इंक्लूडेड टू अमेरिका, इसने इस युद्ध को भड़काया है। वो पहले संभाले, पहले उन्होंने आमंत्रित किया है। और यूक्रेन के मित्र देश भी जाकर के उनसे बात करें, अपने मित्र देशों से पहले उनको अपने साथ खड़ा करें, तब भारत से ऐसी अपेक्षा करें। रूस हमारा मित्र देश है और हम उसके अगेंस्ट बहुत ऐसा माहौल, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा माहौल बनेगा। जो प्राचीन काल से हमारा मित्र देश है, हम उसके विपरीत खड़े होंगे। विषम परिस्थिति में रूस ने हमारा साथ दिया है और उसको हमारे चोली दामन जैसा साथ है। अमेरिका तो कमर्शियल देश, अमेरिका कमर्शियल देश है, विशुद्ध रूप से कमर्शियल देश है। और अमेरिका पर हम इतना विश्वास नहीं करते हैं जितना कि हम रूस पर करते हैं। और यूक्रेन हमारा कभी मित्र न था, हमारे साथ, हमारे दुश्मनों के साथ वो कभी माने खड़ा होकर के हमारा विरोध किया है। इसलिए हम उसका तो समर्थन करने के पक्ष में नहीं है। यूक्रेन बार बार गुजारिश कर रहा है भारत देश से कि हमारी मदद करें, इसके बारे में क्या करें? अब गुजारिश तो करेगा ना, हर सक्षम व्यक्ति गुजारिश करता है, निवेदन करता है। लेकिन हम सबसे पहले अपना देखेंगे। लेकिन जब उसके साथ अमेरिका है और भी बहुत सारे मजबूत देश खड़े हैं, तो वो भारत के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से क्यों गुजारिश कर रहे हैं? इसलिए कि भारत अब किसी भी शक्तिशाली देश से कम नहीं है, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो और चाहे सामरिक दृष्टिकोण से हो, चाहे कूटनीतिक दृष्टिकोण से हो। भारत एक विकसित राष्ट्रों के सूची पे खड़ा है। इस कारण से यूक्रेन ऐसी अपेक्षा कर रहा है। और आज इस युद्ध के माध्यम से ये प्रमाणित हो गया कि भारत, अमेरिका अब नंबर 1 शक्तिशाली देश नहीं रहा। उसने सीधा मना कर दिया, हम आर्थिक प्रतिबंध तो लगाएंगे रूस पर, लेकिन हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे। इससे प्रमाणित होता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और रूस से युद्ध लड़ने में, सीधा युद्ध लड़ने में घबरा रहा है। और अमेरिका ये नाटो देश कर ही क्या सकते हैं, केवल प्रतिबंध लगाते हैं। चाहे हमारे पोखरण पे परमाणु परीक्षण के विषय में रहा हो तो भी हमने सामना किया है डंके की चोट पे। और रूस तो शक्तिशाली देश है, उस पर ज़्यादा है। रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है ना, नाटो देश और अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहा है, चीन भी रूस की मदद करेगा? अब ये चीन का विषय है। सर, चीन और भारत अभी भी निष्पक्ष है, तटस्थ है अपने मुद्दों पर। वो ना तो यूक्रेन की तरफ से है ना रूस की तरफ से खुलकर आ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, चीन को इसमें किसकी तरफ जाना चाहिए? अब ये तो चीन का विषय है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? चीन, हर देश, हर व्यक्ति जिस पर क्या अगर भारत रूस की तरफ से आता है तो क्या चीन उधर से समर्थन करेगा या यूक्रेन, क्या ऐसा कुछ होगा? देखिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन और अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, नाटो देशों का भी 36 का आंकड़ा है चीन के साथ। तो चीन तो ऑलरेडी रूस के साथ खड़ा है। अब पाकिस्तान जैसा छोट भैया देश, जबकि यूक्रेन ने सदैव मदद किया है पाकिस्तान की, भारत के विरोध में खड़ा हुआ यूक्रेन, और वो जाकर के रूस की गोद में बैठ गया जाके इमरान खान। तो आजकल क्या है कि जिसको जहाँ पर लाभ मिलता है अपनी सारी मर्यादाएं त्याग करके उसकी गोद में बैठ जाता है। और चाइना की तो खुली किताब है, वो तो रूस के साथ खड़ा होगा। क्यों खड़ा होगा कि यूक्रेन की कभी चाइना से नहीं पटी, अमेरिका और नाटो देशों की भी कभी चाइना से नहीं पट रही। प्रेजेंट में एकदम 36 का आंकड़ा है। पाकिस्तान ऑलरेडी आ गया रूस के पक्ष में, तो चाइना भी आ जाएगा। लेकिन भारत को किसी के
किसी देश के लाभ हानि से मतलब नहीं है। भारत एक सक्षम शक्तिशाली देश है। भारत अपने हित की बात करेगा और भारत सहिष्णु देश है। वो सबसे पहले दुनिया में कहीं पर खून खराबा ना हो। भारत, हम तो सैकड़ों वर्षों से चिल्लाते चले आ रहे हैं, आतंकवाद को समाप्त करो, तभी कोई देश भी शक्तिशाली होंगे। सीरिया, जॉर्डन, अफगानिस्तान, इनमें कभी विकसित नहीं, भूखों मर रहे हैं लोग। जहाँ पर शांति होगी, जहाँ पर सौहार्द का वातावरण होगा, जहाँ समरसता का वातावरण होगा, वो देश, वो समाज, वो धरती सदैव विकसित होगी, वहाँ खुशहाली आएगी, वहाँ सारे लोग प्रसन्नता से रहेंगे। भारत इसका पक्षधर है और हर मंच में ऐसा भारत चिल्ला करके कहता है। तो आज भी भारत का स्टेटमेंट है, चाहे यूक्रेन ने जितना किया हो, लेकिन भारत आज भी ये कह रहा है, युद्ध, खून खराबा ये किसी भी समस्या का निदान नहीं है। ये भारत की सहिष्णुता का इससे बड़ा और उदाहरण नहीं हो सकता है। भारत कभी किसी के पक्ष में नहीं है, भारत एक पक्ष में है। खून खराबा ना हो, बातचीत से बड़े बड़े मामले हल होते हैं और यह मामला भी बातचीत से हल हो सकता है। चाइना ने तो भिड़ा दिया, नाटो देशों ने तो भिड़ा दिया। जैसे कि यूक्रेन और रूस में जो बराबर युद्ध चल रहा जारी है, क्या इससे डीजल और पेट्रोल में महंगाई बढ़ेगी? पूरे देश में डीजल हो या पेट्रोल हो या कोई भी वस्तु हो, देखिए शेयर बाजार, सोना बढ़ेगा, अंधाधुंध सोना बढ़ेगा, क्योंकि विश्व का उससे आर्थिक उससे सब सोना पे निर्भर करता है। तेल, डीजल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, ये केवल ईंधन के काम नहीं आता है, ये आधे से ज़्यादा उद्योगों के काम आता है। तो ये बढ़ेगा, एकदम कच्चा तेल बढ़ जाएगा। और सारे जो युद्ध हो रहे हैं इस समय, नाटो देश हो या अमेरिका हो या कोई भी देश हो, केवल एक ही उसका उदाहरण है, मेरे पास अधिक से अधिक तेल के भंडार मेरे अधिकार में हो जाएं। केवल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा, किसी की कोई और मंशा नहीं है। और पूरा देश, पूरा रूस यूक्रेन छोड़ को न लीजिए, पूरी दुनिया में महंगाई चरम पर पहुंचेगी, क्योंकि यातायात से लेकर के आधी जो प्लास्टिक से लेकर के मोबाइल, आपका जो सौंदर्य प्रसाधन का सामान होता है, ये सारी सामग्री यही आपके तेल और ईंधन से ही बनती है। इसलिए महंगाई चरम पर आएगी निश्चित। बार-बार बयान आ रहा है कि आप हथियार डाल दीजिए तो युद्ध रुक जाएगा। यूक्रेन भी राजी एग्री नहीं है कि मैं भी हथियार नहीं डालूंगा, और रूस भी कह रहा है कि हम बढ़ते चले जाएंगे, कब्जा करेंगे। इसके बारे में इसका अंत क्या है? देखिए, यूक्रेन का ये आज की लड़ाई नहीं है, रूस की और यूक्रेन की ये आज की लड़ाई नहीं है। इसमें तमाम धीरे धीरे ये ज्वालामुखी फटा है। सबसे पहले तो यूक्रेन का और इनका विचारों का मामला था। जब विभाजन देशों का हो रहा था, अमेरिका की कूटनीति से सोवियत संघ को रूस में बदला गया। यूक्रेन एक रूस से भी ज़्यादा शक्तिशाली देश, उस समय सामरिक शक्तिशाली देश था, आर्थिक था, उसकी जीडीपी रूस से कहीं ज़्यादा थी। ऐसा अहंकार यूक्रेन का था। तो जो छोटे छोटे देश रूस से अलग हो रहे थे सोवियत संघ से, उसमें यूक्रेन की महती भूमिका थी। उस समय से ये आग लगी है। और उसके बाद नाटो में उसने विरोध किया कि आप नाटो में मत जाइए, हम आपकी मदद कर रहे हैं, हम आपका विरोध नहीं करते हैं। नाटो में जाने की जिद किया उन्होंने। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो उसकी पाइपलाइन जाने वाली थी, पाइपलाइन पर उन्होंने यूक्रेन बार बार प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा था अमेरिका के कहने पर। ये तो धीरे धीरे करके अंत में बाध्य होकर के रूस ने ऐसा कदम उठाया। और नाटो देशों ने जिस प्रकार से यूक्रेन को युद्ध के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया, और आज यूक्रेन की जो स्थिति है, इसका 70% नाटो, इवन इंक्लूडेड टू अमेरिका, दोषी है। अगर हम मान लेते हैं, चलो 10-20% में मान लेता हूँ रशिया जिम्मेदार है, तो 10% यूक्रेन है, 70% नाटो देश है, अमेरिका जोड़ करके, और 20% आपकी रूस जिम्मेदार है। तो नाटो देशों की ये भूमिका रहती है, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास केवल एक ही है कि देशों से आपस में लड़ाई कराते रहो, और अपने जो शस्त्र हैं, गोला बारूद हैं, उनको आप बेचते रहो, प्लेन, फाइटर प्लेन, ये सब जेट विमान, मिसाइलें बेचते रहो, जिससे उनकी दुकानें चलती रहें। इसलिए इन्होंने क्या भाई, इन्होंने क्या, हम जिम्मेदारी लेते हैं, आप लड़ो, आप पीछे मत हटो, आप लड़ो। तो क्यों नहीं आते हैं? क्यों आना चाहिए उनको? शक्तिशाली देश है, नाटो लड़ेगा तो रूस पीछे जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका, इवन नाटो देश सभी, फ्रांस है, इटली, जर्मनी, पोलैंड, अमेरिका, ये सारे देश मिल करके क्यों नहीं खड़े हुए? नाटो देश मिल करके यूक्रेन के साथ
तो यह युद्ध आज जो पूरी दुनिया की भयावह स्थिति है, चाहे ईरान में मामला रहा हो और चाहे सीरिया जॉर्डन में मामला रहा हो, ये हर जगह इसी प्रकार व्यवधान डालते हैं और डालने के बाद उस देश का शोषण करते हैं और यूक्रेन उसी शोषण में फंस गया। जैसे कि रूस और यूक्रेन में जो भयंकर युद्ध चल रहा है, अगर रूस यूक्रेन में भरपूर कब्जा कर लेता तो क्या आगे भी देश से लड़ाई करेगा? देखिए, रूस जो पुतिन है इतना क्रूर नहीं है। सभी देशों को उसने नाटो देशों से मिलने की अनुमति भी दी है, अन्य देशों की वो मदद भी करते हैं, जो इवन सोवियत संघ से हटे हैं उनकी भी उन्होंने मदद किया है, ऐसा नहीं कि मदद नहीं करता है। तो युद्ध चीन जैसा विस्तारवादी नीति का रूस नहीं है। रूस की संस्कृति का और भारत की संस्कृति का लगभग मिलान होता है, इसलिए रूस की और भारतवर्ष की पटती है आपस में। लेकिन ये मामला विस्तारवादी का नहीं है, ये मामला कब्जे का नहीं है, ये मामला नीतियों का है। और किसी के उकसाने में यूक्रेन ने नहीं मानी बात और बार बार आग्रह करता रहा रूस, और अंततोगत्वा युद्ध के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया। तो रूस की कोई भी नीति विस्तारवादी मुझे नहीं लगता कि है। अगर होती तो रूस एक शक्तिशाली देश है। ये छोटे छोटे जो देश हैं पोलैंड वगैरह, ये सब रूस में अपने आप मिल जाते, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था।